अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहिम कंपटीशन क्लास की तरफ से हम आपके लिए लेके हाजिर हुए हैं मुहिम इनसे मिलिए इनसे जाने प्रोग्राम। पिछली बार हमने आपकी मुलाकात करवाई थी डॉक्टर फ़खरुन्निसा मैडम से, जो कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इस बार हम आपको बताना चाह रहे हैं पीएचडी के बारे में। पीएचडी किस तरह से होती है, पीएचडी करने के बाद क्या फ़ायदे मिलते हैं, क्या प्रोसेस होता है पीएचडी का। उसके लिए हम आए हैं निम्बाहेड़ा में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर शमा खान से। वो आपको बताएंगे पीएचडी किस तरह से होती है और इसका प्रोसेस क्या होता है। इंशाअल्लाह आप इन्हीं की ज़बान से जानिए पीएचडी के बारे में। शमा खान। अस्सलाम वालेकुम। पीएचडी एक्चुअली एक डिग्री प्रोग्राम है और पीएचडी के लिए हम इसकी पहली चीज़ अगर हम जानना चाहते हैं पीएचडी के बारे में तो इसकी फ़र्स्ट सीढ़ी है कि हमें पता होना चाहिए कि पीएचडी है क्या। पीएचडी की फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, यानी विद्या वाचस्पति हम इसको हिंदी में कहते हैं। विद्या वाचस्पति की उपाधि यानी आपको ऐसा लगता है जैसे हम मास्टर्स कहते हैं कि एमए करने से हम मास्टर्स बनते हैं। इट मीन्स एमए के बाद में हम पीएचडी कर सकते हैं और इसका ये मतलब है कि अब हम इस चीज़ में डॉक्टरेट हासिल कर चुके हैं, हम इसके लिए इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं। पीएचडी एक्चुअली एक शोध डिग्री है जिसमें हमें शोध कार्य करना होता है, रिसर्च वर्क। रिसर्च से मुराद आप समझते हैं कि क्या है कि पहले जिन चीज़ों पर खोज की जा चुकी है, शोध कार्य किए जा चुके हैं, उन पर दोबारा से अपने तौर पर देखना कि क्या वो रिसर्च किस हद तक सही थे, किस हद तक गलत हैं। अच्छा, नया कितना काम नहीं होता हाँ, कितने हमें अगर हमें लगता है कि उन चीज़ों में कुछ कमियां रह गई थी या उन चीज़ों में कुछ और अच्छाइयाँ और उभर कर आनी जानी बाकी थी, तो उन चीज़ों को हम उस पर देख सकते हैं। दोबारा से रिसर्च करने का मतलब यही है और रिसर्च ही आपका जो है वो शोध कार्य। आप एक रिसर्च स्कॉलर के तौर पर एंटर होते हैं पीएचडी में और रिसर्च स्कॉलर अपनी रिसर्च एंट्रीज़ के साथ साथ जो शोध कार्य करेगा वो सारा शोध कार्य एक बुक के थ्रू वो सबमिट कराएगा और उसके बाद उसको यूनिवर्सिटी के जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं, बाहर से भी कुछ एक्सपर्ट्स आएंगे, उस शोध कार्य को जांचेंगे, परखेंगे, उसको उसमें देखभाल करने के बाद ये बताएंगे कि क्या वास्तव में ये शोध कार्य जो आपके द्वारा किया गया है वो लायक है या नहीं है, और उसके बाद आपको डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। जैसे पीएचडी करने की क्वालिफिकेशन क्या है, कोई कौन पीएचडी कर सकता है? पीएचडी करने के लिए आप जिस विषय में या जिस सब्जेक्ट में, जिस मौजू के साथ आप पीएचडी करना चाहते हैं, उस मौजू में आपका मास्टर्स होना अनिवार्य है, लाजमी है। बिल्कुल आपको एमए किया होना चाहिए और एमए में भी जो नेट सेट जेआरएफ के लिए आपके पास बाउंडेशंस रहती हैं कि मिनिमम 55% आपके पास होने चाहिए, तो उतने के उतने ही वहाँ पर भी कंपलसरी हैं कि आपको 55% जो हैं एमए के अंदर चाहिए। एमए में 55% होंगे वही पीएचडी कर सकते, वही पीएचडी कर पाएगा। अब हाँ, इसमें जो आरक्षण के अकॉर्डिंग जो भी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं वो अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना अपना क्राइटेरिया तय करती हैं। जितना कोई 5% पर भी है, कोई 2% पर भी हो, तो उस तरह से वो अपना क्राइटेरिया डिसाइड करके एंट्री देती हैं। मैम इसका जब प्रोसेस होता है कोई एग्ज़ाम होता है पीएचडी का, या फिर ऐसे डायरेक्ट ही 55% लाने के बाद आप पीएचडी नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली पीएचडी डिग्री जो होती है कॉलेजेस में नहीं होकर सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती है। यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती है। यूनिवर्सिटीज़ इसके लिए बाकायदा एक वैकेंसी निकालती हैं। वैकेंसी के अंदर आपको पीएचडी के लिए फिर अप्लाई करना होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपके मांगे जाते हैं। उसके बाद में एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसे कि आप रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के तौर पर जानते हैं, रेट इसको कहते हैं। हाँ, आरईटी रेट। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग वक्तों में अलग अलग तरह से वैकेंसियाँ देती हैं और ये एंट्रेंस टेस्ट कंपलसरी है। अगर आप सिलेबस होता है जी बिल्कुल, इसका एक सिलेबस जो आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से जो नेट का सिलेबस है, सेम वही सिलेबस इसका रहता है। और सेम सिलेबस होने की वजह से यही बात है कि अगर आप रेट देकर या रेट के थ्रू पीएचडी में एंट्रेंस लेते हैं तो आगे जाकर आपको जो नेट की बाध्यता असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में रहती है वो बाध्यता खत्म हो जाती है। नेट सेट की जरूरत नहीं है, नेट सेट की उसमें ज़रूरत फिर नहीं रह पाती है। यहाँ राजस्थान में भी ये है या? बिल्कुल, ये राजस्थान में भी है और हर जगह। जिसने पीएचडी नवीन नियमों के 2009 से जो नियम चेंज हुए हैं कि उसके बाद रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा, उससे पहले ये टेस्ट नहीं था। ये टेस्ट देने के बाद अगर आप एंट्री लेते हैं और इस टेस्ट को कंप्लीट कर पाते हैं
इसको क्वालिफाई कर पाते हैं, उसके बाद अगर आप पीएचडी में एंट्री लेते हैं तो वहाँ पर आपके लिए सेट फाउंडेशन ख़त्म हो जाते हैं। ये एग्जाम साल में एक बार ही आप होता किसी है? भी जगह पर, हाँ किसी भी जगह पर आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए, अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री रेट के साथ अवेलेबल है। नहीं तो इसमें जैसे हर साल ये होता है या साल में 2 बार होता है या यूनिवर्सिटी अलग अलग? नॉर्मली यूनिवर्सिटी हर साल में एक बार एंट्रेंस टेस्ट निकालती हैं, और कहीं ऐसा भी होता है कि जैसे कहीं सीट की कमी होती है, मान लो हमारे पास जैसे 5 ही सीटें हों, 5 सीटें भी फ़िलहाल फिल हैं, तो अब नए बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा सकता होगा, तो उस कंडीशन में अगर ये डिले होता है तो हो भी सकता है। वरना तो हर साल ही यूनिवर्सिटियाँ करीब करीब जैसे जहाँ हम बिलोंग करते हैं उदयपुर यूनिवर्सिटी, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी को, तो यहाँ से हर साल ये होता है कि अक्टूबर नवंबर के अंदर वैकेंसियाँ निकलती हैं। नवंबर दिसंबर तक रेट जो है वो ले लिया जाता है। उसके बाद में जो इसका प्रोसेस होता है, रेट क्लियर करने के बाद बाकायदा फिर से उसका इंटरव्यू होगा। अच्छा, मतलब जैसे ये नेट आपने क्लियर कर दिया रेट, हाँ, नेट का रेट क्लियर करने के बाद पीएचडी का इंटरव्यू होता है, वापस इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के अंदर आपसे उस सब्जेक्ट के मुतालिक बात की जाएगी जिस सब्जेक्ट पर आप रिसर्च करना चाहते हैं, आपके इंटरेस्ट जाने जाएंगे, आप किस गाइड के अंडर में जाकर ये काम करना चाहते हैं, आपकी अपनी जो ख्वाहिशात हैं कि इस मौजू को आपने चुना है तो क्यों चुना है, बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं इन सब चीज़ों पर। तो वो सब चीज़ें देखने के लिए और रिसर्च इंटरव्यू के अंदर फिर आपके मार्क्स जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं। अच्छा। मान लीजिए आपका नेट क्लियर है तो नेट क्लियर के उसको आपको 10% मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अच्छा। और भी जैसे आपका जो एकेडमिक कैरियर है उसके अकॉर्डिंग इसमें मार्क्स चुने जाते हैं। आपका जो प्रेजेंटेशन है अच्छा। इंटरव्यू के अंदर उसके मार्क्स अलग से डिसाइडेड होंगे। उसके बाद आपकी एक फिर से मेरिट बनती है। अच्छा। मेरिट बनने के बाद कहीं तो ये रूल होता है कि जैसे जो प्रोफेसर है टॉप मोस्ट उसके अंडर में जाएगा, कहीं ये भी अब जैसे जो रूल चेंज हुए हैं उसके अंदर ये है कि ये स्कॉलर खुद डिसाइड करेगा कि वो किस टीचर के गाइडेंस में वो जाना चाहता है, कौन उसको लेगा और वो किसके साथ काम करना चाहेगा, किसके साथ वो ज़्यादा कंफर्ट फील करता है। लास्ट प्रोसेस क्या है, मतलब इसको डिग्री मतलब डिग्री मिल जाए उसको, उसके लिए कोई एग्जाम होता है या फिर वाइवा होके लास्ट होता है कि कोई नहीं, इसके लिए देखिए लास्ट प्रोसेस में हम बाद में चलेंगे क्योंकि पीएचडी का जो स्टार्टिंग प्रोसेस है वो भी काफ़ी लंबा है। अच्छा। इंटरव्यू के बाद में हमें ज्वाइनिंग लेनी होती है। ज्वाइनिंग करने के बाद में सबसे पहले हमारा कोर्स वर्क इम्पोर्टेंट होता है। कोर्स वर्क में यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो हमारी क्वेरीज़ हैं उनको क्लियर करना होता है। बहुत सी चीज़ें प्लेजरिज्म से रिलेटेड, शोध अभियोग्यता से रिलेटेड, बहुत सारी कोर्सेज़। वो एक लंबा चौड़ा कोर्स है जो कि मिनिमम 1 महीने से लेकर 2 महीने के बीच में आपको दिया जाता है। यूनिवर्सिटी के सारे प्रोफेसर्स वगैरह जो होते हैं उसमें बाकायदा आपको लेसन्स देते हैं, क्लासेस लगती हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंप्यूटर वर्क आपको पूरी तरह से सिखाया जाता है, किस एप्लीकेशन को आपको किस तरह से यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर सिखाई जाती हैं। और उसके बाद कोर्स वर्क का एक एग्ज़ाम होता है। अच्छा। आपने जो पढ़ाई 2 महीने के अंदर की है उस एग्ज़ाम को आप क्लियर करना मस्ट है। अगर आप कोर्स वर्क को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको नेक्स्ट टाइम फिर चांस दिया जाएगा, आपको दोबारा वो पेपर क्लियर करना ही है। क्लियर करना मस्ट है। अगर आप क्लियर नहीं कर पाते तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। उसके बाद कोर्स वर्क के बाद फिर हमें अपना मौजू देखना होता है। उसके लिए एक वापस से कमिटी बनती है, वाइवा होता है कुछ, और सिनॉप्सिस तैयार की जाती है। सिनॉप्सिस में आपको अपना मौजू पूरी तरह से क्लियर करना होता है। जो एक्सपर्ट्स बाहर से आते हैं उनको समझाना होता है कि आप किस मौजू पर काम करना चाहते हैं। इस मौजू पर काम करने के लिए आपको किन किन किताबों की ज़रूरत होगी, आपका क्राइटेरिया कहाँ तक है, आप इस मौजू को कहाँ तक फैलाना चाहते हैं, किस हद तक इसके अंदर काम करना चाहते हैं, आपके पास बुक्स की अवेलेबिलिटी या आपके पास जो टॉपिक्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी क्या है, और आपके सामने मेन क्वेश्चंस क्या हैं। मेन चीज़ होती है किसी क्वेश्चन को या किसी समस्या को पकड़ना जिस पर आप रिसर्च करना चाहते हैं। आपके पास कोई एक टॉपिक होना चाहिए, एक क्वेश्चन होना चाहिए, मैं ये जानना चाहता हूँ इसलिए इस पर रिसर्च करना चाहता हूँ। तो सिनॉप्सिस जो है आपके पूरे रिसर्च वर्क का एक छोटा खाका है। अच्छा। जो आप पहले से बताएंगे कि मैं आगे जाकर ये काम करने वाला हूँ, इस पर ये वर्क करने वाला हूँ। मैडम इसके जैसे ये करने के बाद, पीएचडी करने के बाद क्या क्या मतलब फ़ायदे हो सकते हैं पीएचडी के? पीएचडी के फ़ायदे बेशुमार हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप एजुकेशन के टॉप मोस्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं। अच्छा, इसके ऊपर कोई डिग्री नहीं है? इसके ऊपर डिग्री है, लेकिन वो सिर्फ वो डिग्रियां इसके बराबर ही हैं। इससे अलग से कोई उसके अंदर आपको
कोई क्वालिफिकेशन यूँ नहीं मिल रही कि डॉक्टर की जगह भी आपके आगे कुछ लग सकता है। ठीक है, आप डॉक्टरेट आपका टॉप लेवल है, डॉक्टर से आगे आप क्या करना चाहेंगे, पहली चीज़ तो यही है। दूसरी ये है कि जैसे कि हमारे यहाँ तो अगर इस्लाम के मुतालिक भी देखा जाए, कुरान का पहला लफ्ज़ क्या है, इक़रा, पढ़ो, है ना। पढ़ते पढ़ते हम ये सोचें कि हमने खाली BA कर लिया, MA कर लिया और हम सोचते हैं कि अपनी तालीम मुकम्मल हो गई, तो नहीं। हुजूर का फरमान था कि अगर इल्म हासिल करने के लिए अगर आपको चीन भी जाना पड़े तो आप जाओ। तो जहाँ तक हमें पहली चीज़ तो मौका मिल रहा है उसे छोड़े क्यों। तो पहली चीज़ तो मैं PhD के लिए इसलिए कहती हूँ कि भाई जहाँ तक मौका मिल रहा है करो, करना ज़रूरी है। दूसरी ये है कि PhD करने के बाद आपके पास, मैंने कहा कि अगर नेट और सेट नहीं है, आप PhD होल्डर हैं और रेट के साथ अगर आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आपके पास वो बाउंडेशन ख़त्म है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ एक और है कि PDF एक और डिग्री है, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। अगर मान लीजिए PhD करने के बाद भी आप अभी तक जॉब में सेटल नहीं हो पाए, तो वहाँ आपको एक और मौका मिल रहा है फेलोशिप ले के साथ एक कार्य करने का, जहाँ पर आपको फिर 2 साल के लिए एक डिग्री और ऑफ़र की जा रही है। और बाकायदा उसके लिए आपको फेलोशिप दी जाएगी। तो 2 साल आपकी फिर एक अपनी जद्दोजहद को बढ़ाने के लिए आपको मौका मिल जाता है। जैसे नेट GRF करता है, वो क्या होता है, नेट करने के बाद GRF हो जाता है, तो उसको वो GRF होते ही उसको PhD में एंट्रेंस मिल जाता है, और उसको भी ये टेस्ट देना पड़ता है? नहीं, उसको भी ये टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट तो यूनिवर्सिटीज़ जो है कॉमन तौर पर सभी के लिए निकालती है। तो जितने भी कैंडिडेट PhD के लिए अप्लाई करेंगे उन सबको रेट देना ज़रूरी है, लाजमी है वो, है ना। और उसके बाद में ये है कि अगर आपने वो रेट क्लियर नहीं किया, PhD ज्वाइन नहीं कर पाए, तो फिर उस GRF का कोई मतलब नहीं रह जाता। आप अगर PhD में एंट्रेंस ले पाते हैं, तो कामयाब हो पाते हैं, तो ही आप उस JRF से कोई फ़ायदा ले सकते हैं, वरना उसका कोई फ़ायदा अब नहीं रहा। आजकल क्या क्या दे रहे हैं GRF में? स्टूडेंट पूछना चाह रहे हैं भाई अब GRF में कितना मिल रहा है आजकल? JRF का देखिए, JRF ज़रूरी नहीं है। JRF के साथ तो एक बाउंडेशन हो जाती है, एज बाउंडेशन, जैसे मैंने बताया था 28 ईयर्स अगर आप ओवर हैं उससे, तो नॉर्मली आप JRF होते हुए भी JRF का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। उसके लिए आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें एक एज बाउंडेशन है। अगर आप 28 ईयर्स से ऊपर हैं, उसके अंदर 5 साल ये है ज़्यादा से ज़्यादा औरतों के लिए जो है छूट दी गई है कि वो 28 से आगे जाकर 33 तक हो सकती हैं। 33 साल तक की उम्र में अगर उनका JRF हो जाता है। लेकिन कुछ जैसे मेरे जैसी भी होती हैं जिन्होंने कि 35 साल के बाद में कहीं PhD स्टार्ट की होती है। तो ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पर मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मायूसी नाउमीदी के साथ कोई मतलब नहीं है। आपको अगर आपने MA में परसेंटेज अच्छे रखे हुए हैं, MA जिस सब्जेक्ट में आप, उसके मास्टर्स तो हैं ही, लेकिन अगर आपने वहाँ पर 70-80% गेन लिए हैं, तो वहाँ आप चाहें तो मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप UGC से नेट JRF नहीं हुए तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने एकेडमिक परसेंटेज के लेवल पर आकर फिर से फेलोशिप के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए एग्ज़ाम अलग से एग्ज़ाम होता है? नहीं, उसके लिए एग्ज़ाम नहीं होता। उसके लिए सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशंस भरी जाती हैं और ऑलरेडी वो एक मेरिट बनती है, और मेरिट के आधार पर आपको फेलोशिप मिलती है। उसमें अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग कोटा है। अच्छा। जैसे जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो मान सकते हैं हम उसको, कि भाई इतने लोगों को यहाँ पर अल्पसंख्यक वाला कोटा, जैसे राजस्थान में इतने परसेंट है, इतने परसेंट क्राइटेरिया को क्लियर करके अगर आप उस मेरिट में आ जाते हैं तो आपको वो अलॉट हो जाएगी, आपके लिए सेंक्शन हो जाएगी। जी माशाल्लाह, आपने PhD के बारे में बहुत अच्छा बेहतरीन तरीके से हमारे स्टूडेंट्स को बताया। अब हम चाहते हैं कि आपसे हमारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुँचे, कुछ ऐसे कमिटमेंट हो, कुछ ऐसा गाइडेंस मिले हमारे बच्चों को। हाँ, देखिए PhD का जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी थका देने वाला भी होता है, और एक्चुअली बहुत सबसे बड़ी बात होती है मवाद और इकट्ठा करना, कि किस तरह से हम अपने रिसर्च को एक दिशा दें, क्या करें क्या नहीं करें। शुरुआत में जब हम स्टार्ट करते हैं हम समझ नहीं पाते, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से अगर हम इसके सारे जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं तो ये बहुत ईजी चीज़ है, बहुत ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है। अगर आपका क्वेश्चंस आपके दिमाग में क्लियर हैं कि मुझे किन क्वेश्चंस पर काम करना है, तो आप, जैसे हमने बताया, कोर्स वर्क से आप निपट गए। कोर्स वर्क के बाद आपने सिनॉप्सिस भी सबमिट कर दी, सिनॉप्सिस वेरीफाई भी हो गई आपको वो टॉपिक भी मिल गया जो आप चाहते हैं। उसके बाद आपको रिव्यू करना होता है। रिव्यू मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड जो पुराना लिटरेचर आपका लिखा जा चुका है, उस लिटरेचर का आपको जायज़ा लेना होता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर। एक सवाल है कि भाई जैसे आप जॉब कर रहे हैं, कोई मतलब टीचर हैं या हाँ। जो किसी में जॉब कर रहे हैं, तो जॉब करने के साथ और जो फ्री हैं वो,
तो दोनों पीएचडी का अलग अलग तरीका होता है या एक ही होता है? नहीं, दोनों का अलग अलग तरीका होता है। और जैसे मान लीजिए आप जॉब में नहीं हैं, फिर भी आप डिस्टेंस के साथ करना चाहते हैं तो इग्नू इसके लिए आपको कोर्स प्रोवाइड कराता है। बिल्कुल। और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो है वो उनको परमानेंट बेसिस पर ही कराती हैं। लेकिन अगर परमानेंट बेसिस पर करते करते या उससे पहले या बाद में आप जॉब में आ जाते हैं, पहले ही आप जॉब में हैं लेकिन अब आप पीएचडी करना चाहते हैं, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। इसके लिए सीधे से आपको अपना जो डिपार्टमेंट है उससे एक परमिशन लेनी होती है। उस परमिशन को मिलने के बाद, जैसे वो परमिशन आपको ग्रांट होती है, उसके बाद में आप पीएचडी कहीं से भी कर सकते हैं। उसके लिए कोई परेशानी नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपने पीएचडी की हुई है, कर रहे हैं, आप ऑलरेडी कर रहे हैं और करते करते बीच में आपकी जॉब लगी, अब पहले आप परमानेंट बेसिस पर कर रहे थे, उसके लिए फिर आपको एनओसी लेनी होगी। कम से कम डिपार्टमेंट को आपको बताना होगा कि मैं पहले से यहाँ पर इसके कोर्स में इन्वॉल्व थी, अब मैं इस कोर्स के बाद जॉब में आ गई, परमानेंटली उस कोर्स को नहीं कर पा रही हूँ, रेगुलर बेसिस पर नहीं कर पा रही हूँ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके लिए अपन को वापस से एनओसी लेनी होगी। एनओसी लेकर वापस डिपार्टमेंट को सूचित करना है। वो एनओसी की एक कॉपी आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में भी जमा करानी होगी। तो ये सारा प्रोसेस है। इन प्रोसेस को फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम चोरी छुपे बहुत से लोग कर लेते हैं, मुझे पता है कोई दिक्कत भी नहीं आती, लेकिन वो ये होता है कि जब हम परेशान होते हैं तो फिर हर तरफ से परेशान हो सकते हैं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, छुपाने वाली कोई बात नहीं होती इसके अंदर। अगर आप कर रहे हैं, बीच में आपकी जॉब लग गई, आप बाकायदा उसके लिए अपने डिपार्टमेंट को सूचित कर दें। बाकायदा उसके लिए एनओसी मिल जाती है। कुछ रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, लेकिन एनओसी आपको मिल जाती है। कॉम के स्टूडेंट, मुहिम के स्टूडेंट बहुत सारे करना चाहते हैं पीएचडी में, आप उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं? अगर वो चाहे कोई कहीं परेशानी हो तो आप उनकी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल, इंशाल्लाह जितना अपने हाथ में है उतना हम करना चाहेंगे। और रही बात, मेन चीज़ ये है कि आप बच्चों को गाइड करके उस लेवल तक लाना, उनको मोटिवेट करना कि वो पीएचडी करें, आगे तक बढ़ें। मैंने कहा ना कि जब हुजूर का फरमान ये हो सकता है कि अगर तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो आप जाओ, तो जाहिर है हम उन्हीं के उम्मती हैं और उनकी सुन्नत पर चलने वाले हैं। तो हम ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इल्म को हासिल करने के लिए जितने ज़्यादा कोशां हों, उतनी हम उनके साथ सपोर्ट करने के लिए खड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आपने हमें वक्त दिया और हमारे स्टूडेंट को पीएचडी के बारे में बताया, और वक्त पे आप फिर स्टूडेंट के लिए अपना वक्त निकालें और इनको गाइड करते रहें इंशाल्लाह। इसके साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।